इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफा तमाशा की एपिसोड नंबर 14। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है जनाब 27 फरवरी 2021 और 27 फरवरी बहुत ही अहम दिन हमारे पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि 2 साल पहले जो कुछ हुआ वो तो आप जानते ही हैं, उसके मुताबिक बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट जनाब सैयद सलमान शाह साहब को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सलमान भाई, तो आज की तारीख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सलमान भाई। 2 साल पहले जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की जो सरहदी वायलेशन हुई, उसके जवाब में पाकिस्तान ने एक ऐसा सरप्राइज दिया पड़ोसी मुल्क को कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसकी अगर बात की जाए तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा कारनामा है। और जिस किस्म का उसमें एक स्ट्रेटजी बनाई गई उस ऑपरेशन के अंदर, और जितनी जहानत का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, उसका कोई जवाब नहीं। और इस पूरे जो एक ऑपरेशन था उसके अंदर 2 जहाज पाकिस्तान ने गिराए थे इंडिया के। तो आज का दिन पाकिस्तानी कौम जो है वो सरप्राइज डे के तौर पे याद मना रही है, और कहा जाए तो ये आज हमारा कौमी चाय का दिन भी है, क्योंकि जो उनके पायलट को हमने पकड़ा था उसको हमने चाय पिलाई थी, उनको बहुत फैंटास्टिक लगी थी वो टी। तो इस सरप्राइज डे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे सलमान भाई, क्योंकि आज हम अपने शो को आगाज ही इसी से ही करेंगे। जी जी, बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने हमें सरखरू किया और दुश्मन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें रुसवा करने की। और कारगिल के वाक़े के बाद 99 के 2019 मतलब तकरीबन 20 साल बाद हमें एक एज मिला दुश्मन पर, जो नज़र आया। और दुश्मन की जो है वो हिम्मत जो है वो पसपा हुई, और उससे ये ख़्याल आया कि अब इतना आसान नहीं है कि आप जाएँ और जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करें और जाके जो चाहे मर्ज़ी कर लें। ऑल्दो जो उन्होंने जो दावा किया है स्ट्राइक का, वो आपको सबको पता है, अब तो ज़ुबान ज़द आम है ये बात और खुल के आ गई है कि वो सिर्फ़ पेलोड जो है वो ड्रॉप करके गए थे। वो भी एक गुंजानाबाद एरिया नहीं था, और वहाँ पे हमारे कुछ दरख्त जो है वो गिर गए थे उसकी वजह से। ये सबको बात पता है, और उन्होंने वहाँ पे अपने मीडिया के ज़रिए जो है वो, जो कि उनका जिंगोइस्टिक मीडिया है, सबको पता है बात। वहाँ पे उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने जाके फलाँ कैंप उड़ा दिया और इतने बंदे मार दिए, जब दुनिया को हकीकत पता लगी कि कुछ नहीं हुआ, और एक बिल्कुल जंगल जैसी जगह पर जाके वो पेलोड फेंक के आए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ़ कुछ दरख्त जो है वो डैमेज हुए। बहरहाल नेचर को नुकसान पहुँचाया उन्होंने, हमने इसको भी जी बर्दाश्त नहीं बिल्कुल। किया। और हमने इसको कोई बर्दाश्त नहीं किया और नहीं करना चाहिए था, और हमने जाके उनको जो है वो सरप्राइज़ दिया। उनका पायलट भी पकड़ा, फिर खुश सगाली में जो है वो छोड़ भी दिया, और जो एक डिप्लोमेटिक जो है मोरल हाई ग्राउंड है, वो जाके ले लिया। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, इसको एप्रिशिएट करना चाहिए, और इससे सबक ये लेना चाहिए कि सरप्राइज़ डे जो है वो बिल्कुल, इसका नाम बिल्कुल सही है, सरप्राइज़ डे। सरप्राइज़ डे मनाना ज़रूर चाहिए, लेकिन किसी सरप्राइज़ को एक्सपेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि जो आला दिमाग वाले लोग होते हैं, जो आला ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं, जो स्ट्रैटेजिक लोग होते हैं, वो हमेशा अपने दुश्मन को कभी भी जो है वो कम नहीं समझते, और हमेशा जो है वो एक कदम आगे रहने के लिए वो पहले से ही जो है वो प्लान एबीसी रखते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हम क्या करेंगे। तो सरप्राइज़ डे मेरे लिए जो है वो कॉइन के दोनों रुख हैं। हमने तो सरप्राइज़ दे दिया था, लेकिन हमें भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन जो है, ज़ाहिर-सी बात है, उसे हज़ीमत उठानी पड़ी है, उसे शिकस्त का सामना था। तो वो ज़रूर, वो भूला नहीं है वो बात, अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो भूल गया है, भूला नहीं है, वो मौके की तलाश में है। और आप बिल्कुल रेडी रहें, और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो रेडी हैं। और इस तरह, लेकिन इंडिया को एक चीज़ जो है वो हमने पावर करा दी है कि अब ये वो 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है, या 1965 वाला पाकिस्तान नहीं है कि आपकी जब मर्ज़ी होगी आप आएँगे और सरहद क्रॉस करते हुए आ जाएँगे। वो तो जो आगे हुआ वो हुआ ही 71 में और 65 में। लेकिन इस दफ़ा ये है
कि वॉरफेयर जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। इस दफ़ा जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी आ चुकी है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चंद घंटों में ही निमट जाएँगी। तो दुश्मन को ये बात पावर करा दी गई है और बहुत अच्छे तरीके से पावर करा दी गई है। कोई जो है हमने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की। हम चाहते तो हम उनके जो बिपिन रावत थे, जो उनके जो चीफ थे, वो उनको उड़ा सकते थे जब हमने काउंटर स्ट्राइक किया। लेकिन हमने उनको छोड़ दिया और हम भी साइड में पेलोड गिरा के जानबूझ के आए और हमने मैसेज दिया बाकायदा हॉटलाइन पे कि हम चाहते तो यहाँ पर आपके चीफ को नहीं छोड़ते अभी, लेकिन हम जो है वो छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से समंदर में भी हमने उनके सबमरीन बिल्कुल डिटेक्ट कर ली थी और हमने उसको भी छोड़ दिया खुशगवाली में। तो पाकिस्तान को पता था एग्ज़ैक्टली कहाँ तक जाना है। एक्चुअली ये बात समझनी होगी हमारे व्यूअर्स को कि वॉरफेयर में सिर्फ़ मारना नहीं होता आपको, और आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ तक जाना है कब और कहाँ जाके रुक जाना है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पाकिस्तान ने एग्ज़ैक्टली इसका मुज़ाहरा किया। जहाँ मारना था वहाँ मारा भी, जहाँ रुकना था वहाँ रुके भी, जहाँ पैगाम देना था दिया भी, जहाँ दुनिया को बावर कराना था वहाँ भी कराया भी कराया। तो एक बेसिकली ये सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की मिलिट्री की तारीख़ की और हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसको जो है वो ज़ीलियस नहीं होना चाहिए इस पे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सुरख़ुरू किया और आगे के लिए तैयारी करके पूरी रखनी चाहिए। है ना? जी, बिल्कुल सलमान भाई। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे इसी ज़मीन में एक सवाल करना चाहूँगा, वो ये कि आप क्या समझते हैं कि आपने इस तरह से ज़िक्र किया कि जो दुश्मन है, उसको हमने बावर करा दिया कि ये 1971 नहीं है या 1965 नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। अब मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमने एक वॉर ऑन टेरर का जो सामना किया है पिछले 10-15 सालों में, तो क्या ये इस उसी का ही एक समझ लीजिए एक समर है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई हैं, वॉर रेडी हो गई हैं हमारी फ़ौज? जी, बेटर ट्रेन्ड है आपकी फ़ोर्सेस और ये अल्लाह ताला का आप पे करम हुआ। वो कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज़। ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ ही हुई है कि आप एक जो है आग और खून से गुज़रे तो सही। जो अगर आप देखें कि वो जहाँ से मामला शुरू हुए वज़ीरिस्तान से मुशर्रफ के दौर में और वहाँ से लेके 2012, 14, 15 और आगे तक जब तक ज़रब अज़ब और ये राह-ए-रास्त शुरू नहीं हुआ, तो आप एक गुज़रे 10, 12, 13 साल। लेकिन उसके बाद आपकी जो फ़ोर्सेस थी वो जो है वो बेटर ट्रेन्ड हो गई और ना सिर्फ़ आपने बाकी दोस्त ममालिक को भी जो है वो बिल्कुल आपने कंसल्टेंसी दी इस मामले में कि अगर खुदा ना खास्ता ख़ास तौर पे तुर्की को भी कि अगर किसी आपको इस तरह का वॉरफेयर का सामना हो, गुरिल्ला वॉरफेयर का सामना हो, आपको इस तरीके से जो इंट्रूजन हो जाए, तो आप किस तरीके से उसको निपटेंगे और आप सक्सेस स्टोरी है इस मामले में भी हम बात कर रहे हैं कि आपने बहुत कामयाबी के ज़रिए, बहुत कामयाबी से आपने इन एलिमेंट्स को अगर आप बात करें टीटीपी की या आप बढ़ें दाइश की, तो कुछ एलिमेंट्स और भी थे जो आ गए थे और उन्होंने या आप बात करें सवात में जो उन्होंने बाकायदा कैप्चर कर ली थी टेरिटरी। उन्होंने आप कितने तरीके से आपने उनको निकाला, रिहैबिलिटेशन भी की, दोबारा से बसाया भी, सब कुछ किया आपने और बहुत अहसन तरीके से ये मामला हो गया। हम गुज़रे, हमने कॉस्ट दी ह्यूमन जानों की सूरत में और पैसे और सब चीज़ें हमारे ज़ाया हुए। तकरीबन हमें 100 बिलियन से ऊपर का लॉस हुआ है और उसके बाद 1 लाख से ऊपर हमारी जानें हमने दी हैं, शहीद हुए लोग। वो हुआ लेकिन हमारे उसका एक जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो बेटर ट्रेन्ड हो गई। उनकी जो स्वॉर्ड्स थी वो शार्प हो गई और उसके बाद हुआ ये कि उसका हमें फ़ायदा हुआ। अब हम जो है लेकिन जैसे कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि समझदार आदमी वो होता है जो अवॉइड कर जाता है क्राइसिस को। समझदार आदमी अवॉइड करता है। हमें आने से पहले थोड़ा-सा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत है। हमें देखना चाहिए कि हमारे खित्ते में हालात बन क्या रहे हैं। आप आइसोलेशन में ज़िंदा नहीं रह सकते आजकल की दुनिया में। हम कभी भी नहीं रह सकते थे लेकिन आजकल तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आपको पहले ही देखना होगा कि आपके पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो माहौल आके आपको फिर डिस्टर्ब करे। तो आपको वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी तो बिल्कुल छोड़नी होगी। तो अब पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीखा भी है। अल्लाह करे कि उस जो लेसन हमने लर्न किए हैं और बड़े हार्ड लेसन लर्न किए हैं और बहुत कॉस्ट देके किए हैं, वो उसका समरात ये आए कि हम पहले से ही जो है वो इसको एंटीसिपेट करें। तो जैसा कि हमने कहा था कि अफ़गानिस्तान में जो गेम बन रहा है, हमें एंटीसिपेट करने की ज़रूरत है और वहीं रोकने की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से हिस्ट्री रिपीट होगी। तो मेरे ख़्याल में हमारे जो स्ट्रैटेजिक अपेक्स है, जो हमारी कंट्री की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके ज़हन में है बात और वो किसी हद तक कोशिश भी कर रहे हैं।
और मैं इसी हवाले से आपको एक और बात भी बता दूँ कि हम इसी प्रोग्राम में आपको कहते आए हैं कि पाकिस्तान को रीजनल अप्रोच लेनी चाहिए थी। इसी हफ्ते प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका गए। देखें आपने कितनी वाइब्स क्रिएट हुई हैं उससे। पूरा इंडिया का मीडिया जो है वो परेशान था। पूरी दुनिया में लोग परेशान थे कि क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, अब रीजनल कंट्रीज़ को ये हमने कई प्रोग्रामों पहले इस प्रोग्राम में बात बिल्कुल की जी। थी। आपको याद होगा कि हमें ये रीजनल अप्रोच अभी हमें नेपाल भी जाना है। अभी हमें इंडिया के बैकयार्ड में जाके जो है वो डिप्लोमेसी करनी है। पहले हम क्या करते थे, हम बैठे हुए थे बस। अब हमें इंडिया के बैकयार्ड में जाना है, यानी नेपाल में जाना है, भूटान में जाना है और हमें वहाँ जाके डिप्लोमेसी करनी है और चाइना ने हमारे पुश पे खड़ा है चाइना, बिल्कुल। और चाइना कह रहा है और आप देखें कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने दावत भी दी और शायद श्रीलंकन टीम आपका काफ़ी इंटरेस्ट है क्रिकेट में, जी, तो मैं उसी बिल्कुल। सवाल से बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो गवादर स्टेडियम है वहाँ आके मैच भी खेलें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त पैगाम जाएगा, इससे 2 पैगाम जाएँगे। एक तो ये कि गवादर वायबल हो गया, इससे जो हमारे जो अरब ममालिक हैं और इंडिया सबको एक पैगाम जाएगा इनडायरेक्टली। और दूसरी बात ये है कि जब जितने भी सॉरी इंटरनेशनल टीम्स आया करेंगी और ये तो आपको पता है कि फिर एक वो माहौल बनेगा साज़गार, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनेगा कि लोग आया करेंगे और सुख सेफ समझेंगे इसको। तो बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया है कि सी-पैक वायबल हो गया है, गवादर वायबल हो गया है, इंडिया बिल्कुल जो है वो उसको हज़म नहीं हो रही है बात। तो हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बलूचिस्तान भी और हमें सेलिब्रेट करने चाहिए सरप्राइज़ टाइप की चीज़ें, लेकिन हमें बैक वक़्त बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि दुश्मन जो है ऑलरेडी हमारा बहुत नुकसान कर चुका है। अगर आप बलूचिस्तान की बात करें या अफ़गानिस्तान में जो उसने जो नर्सरीज़ बनाई थी जहाँ से ये टेररिस्ट को नर्चर करके यहाँ भेज रहे थे, हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हमने वो भी जो है वो किसी हद तक जो है वो काबू पा लिया है और इस हवाले से भी। तो पाकिस्तान में जो आपका सवाल था, कि पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है और मैं आगे देख रहा हूँ इंशाल्लाह कि कुछ मैच्योरिटी हमारी लीडरशिप में आई है और बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है। हमने ये पहले ही बोल दिया कि रीजनल आपने अप्रोच लेनी है, आप पहले जाके रीजनल ममालिक को तो अप्रोच करें, उन्होंने तो आपको मना भी नहीं किया। देखिए, आपने गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया है, उन्होंने रेड कारपेट बिछाया है बिल्कुल श्रीलंका ने। इसी तरह आप नेपाल जाएँगे, आपके साथ ऐसे ही होगा। आप भूटान जाएँगे, आपके साथ ऐसे होगा। जब इंडिया को पता लगेगा कि मेरे बैकयार्ड में आके ये डिप्लोमेसी शुरू कर दी है पाकिस्तान ने, तब उसको पता लगेगा कि अब पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, वो बहुत एक्टिवली डिप्लोमेसी में जो है वो इंटरेस्टेड है। आर्म्ड फोर्सेस तो अपना काम कर ही रही हैं, आपको पता ही है। जैसे अब हमने पिछले प्रोग्राम में बात की अमन 2021 जो हुई है, वो आपने आपकी आर्म्ड फोर्सेस ने पैगाम दे दिया है कि जो है वो हम यहाँ पे अरेबियन सी में लाके जो है ना और पहली दफ़ा रशियन फ्लीट ने ये बहुत बड़े सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं जो पाकिस्तान ने दे दिए हैं। जब आप तारीख लिखी जाएगी तो लोग पढ़ेंगे, तो जब उनको समझ में आएगी, जब वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि पाकिस्तान उस वक़्त कर क्या रहा था बेसिकली। जी, बिल्कुल और ज़ाहिर है आपने कहा कि जो एक पहले भी आप प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं कि रीजनल अप्रोच लेने की ज़रूरत है और उसी तरफ ही जा रही हैं और एक और आपकी जो एक आपकी एनालिसिस थे वो जो है वो बिल्कुल ऑन 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 स्पॉट बिल्कुल उसका जो है वो टारगेट हुआ है। तो सलमान भाई थैंक यू सो मच कि आपने सरप्राइज़ डे के ऊपर बात की और बिल्कुल हमें जो है वो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली जो चीज़ होती है, वो हमें उसको बिल्कुल उसके लिए तैयार रहना चाहिए हमें। मूविंग अहेड थोड़ा-सा बात करेंगे हम एक जो मिडल ईस्ट के अंदर स्पेसिफिकली सऊदीया की हम बात करेंगे कि जो अमेरिका की तरफ से सीआईए की तरफ से जो है वो एक रिपोर्ट कंक्लूड की गई है और उनकी रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अंदर जो एक जर्नलिस्ट थे जमाल खशोगी जिनको असैसिनेट किया गया था, तो वो उन्होंने जो है वो सऊदी क्राउन प्रिंस का उसमें नाम लिया है कि उन्होंने जो है उनकी किलिंग जो है वो ऑर्डर की थी। तो आप इस पूरे मामले को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट स्टोरी है और हमारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं, मैं देख रहा था कि आई थिंक एक एक ही चैनल के ऊपर मैंने देखा कि टिकट चल रहा था इस हवाले से और वो भी ये चल रहा था कि जो जो सऊदी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है इस को रिजेक्ट कर दिया। तो आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले को कि इसके क्या नताइज होंगे, क्या इसका जो है असर होगा? दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ-साथ सवाल मेरा ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है? आप थोड़ा-सा अगर इस पे बात कर सकें। जी। जी हाँ, बिल्कुल, जो ऐसा आपने कहा कि जो हमारा ये मेन स्ट्रीम मीडिया ये तो ये येलो जर्नलिज़्म कर रहा है और इतना सुपरफिशियल ये न्यूज़ देता है, जैसे आपने कहा कि ट्रिकल चल रहा है। कल जो न्यूज़ है, जो आप कह रहे हैं जिसके बारे में कि जमाल खशोगी का जो मर्डर है, उस पे जो सीआईए ने जो डिक्लासिफाइड कर दी है रिपोर्ट, उसमें उन्होंने बाकायदा बोला है कि जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें जमाल खशोगी को डिसमेंबर किया गया है,
बाकायदा उनके इस्तांबुल में उनके जो सऊदी कॉन्सुलेट है उनको वहाँ पर इनवाइट किया गया, और वो इनका एक पर्सनल मामला था कि उनकी एक फियांसे थी तुर्की में, उसके पेपर वर्क की मद में उनको बुलाया गया वहाँ पे, और वहाँ पर जो है ना सिर्फ उनको मारा गया बल्कि उनके जो आज़ा है वो भी अलग कर दिए गए, और आज़ा अलग करके एसिड में डाल दिया गया, और बहुत एक दर्दनाक स्टोरी है। तो सीआईए ने कंक्लूड किया है कि वो जो ऑपरेशन पूरा लेड किया था वो जो है वो लेड किया था मोहम्मद बिन सलमान ने, एमबीएस जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो उन्होंने बाकायदा कर डिक्लासिफाइड कर दी, और जो बाइडन ने जो है ना वो ये इतना ब्लैकमेलिंग एक्ट किया है कि अब सऊदी अरेबिया के पास जो है वो कोई वजह नहीं है। अब सऊदी अरेबिया ने तो इसको वो कर दिया, कंडेम भी किया है और रिजेक्ट भी कर दिया इसको, लेकिन आपको पता है इसे कुछ होगा नहीं, पूरी दुनिया को पता है ये बात। और इसमें टर्किश इंटेलिजेंस ने भी जो है वो जो चीज़ें दी हैं उसमें भी यही कंक्लूड किया है। आपको पता है टर्किश इंटेलिजेंस ने भी जो बात की, क्योंकि हुआ तो वो टर्किश सॉइल पे ही है, तो उन्होंने भी जो किया है तो उसमें भी उनकी भी शुक्र कुछ बात यही थे। तो 15 मेंबर्स, 2018 का ये वाकया है, 15 लोग आए और वो कॉन्सुलेट में इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट में गए, और उन्होंने जमाल खशोगी को इनवाइट किया, वहाँ पे उनको मारा और उनके जो आज़ा है वो अलग कर दिए, और बाकायदा उसमें एसिड और बाकायदा उसमें डाले, और बहुत बहुत दर्दनाक चीज़ हुई है। और वो इंटरनेशनल कैडर के जो है वो सहाफ़ी थे, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते भी थे, वर्जीनिया में रहते थे। तो ये उनकी स्टोरी है, और उसके ऊपर हुआ ये कि सीआईए ने बाकायदा पूरा जो है वो उनको उनको उन पे इल्ज़ाम लगा के उनको बिल्कुल वल्नरेबल कर दिया है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में मिडल ईस्ट की, और दोबारा से जो बॉल है वो किंग सलमान के कोर्ट में चली गई है। तो उन्होंने एक काम ये किया, अगर आप गौर से पढ़ें रिपोर्ट को और देखें आप बिटवीन द लाइन्स, उन्होंने बिल्कुल सऊदी अरेबिया से जो ये नहीं कहा कि हम आपसे बिल्कुल ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं, ये खत्म कर रहे हैं आप, नहीं, उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद बिन सलमान है ये रिस्पॉन्सिबल है, इसको आप साइडलाइन करें। और आप देखेंगे कि सऊदीया को, अब ये मैं एक और एनालिसिस देने जा रहा हूँ कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये बहुत पॉसिबल है ये बात, कि वो जो क्राउन प्रिंस वाला जो उनका जो वो है टाइटल है वो उनसे शायद ले लिया जाए। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप सलमान भाई। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको, आप मेरी बात लिख लें आज की डेट पे और नोट कर लें, ना सिर्फ उनसे टाइटल लेने जा रहे हैं वो लोग, और टाइटल सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस का टाइटल ही सब कुछ होता है भाई, क्योंकि अगर आपने क्राउन प्रिंस क्या होता है, वो सेकंड टू किंग होता है, मतलब किंग के बाद उसने किंग बनना होता है। तो अगर आपने क्राउन प्रिंस का टाइटल ले लेना है तो फिर बिल्कुल वो बंदा जो है वो फारिग हो जाएगा। अगर आप देखें इन टर्म्स में बात करें तो वो जो उनके कजन्स थे, अब देखें हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा क्योंकि हमारे व्यूवर्स को जरा बैकग्राउंड नहीं पता मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। जो पिछले किंग थे, किंग सलमान के भाई, उन्होंने इस शर्त पे अपने भाई को किंगशिप दी थी कि आप मेरे बेटे को, यानी पिछले किंग के बेटे को वली अहद बना देंगे, यानी क्राउन प्रिंस बना देंगे। किंग सलमान ने इस शर्त पे ले ली किंगशिप, और किंग सलमान किंग बन गए। किंग सलमान ने क्या किया, आने के बाद उन्होंने ये काम किया कि अपने ही जो है भतीजे को, जो कि वली अहद बनाना था, जिस कंडीशन पे वो आए थे, उन्होंने उसको हटा के अपने बेटे को वली अहद बना दिया। तो ये बात आपको समझनी होगी, और ये बात याद रखें, जो उनके भतीजे थे वो वो वॉशिंगटन के आदमी थे, यानी उनकी जो स्टैब्लिशमेंट, अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के आदमी थे। तो उन्होंने ये जो एक्ट किया है, अब ट्रम्प ने क्या किया, 4 साल तक ये बचे इसलिए रहे कि ट्रम्प की अपनी स्टैब्लिशमेंट से बनती नहीं थी, अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट से, तो वो मोहम्मद बिन सलमान को सपोर्ट करते रहे, और ये रिपोर्ट कंक्लूड हो चुकी थी, इसको रिलीज नहीं किया ट्रम्प ने। ये रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कल हुई है, ये कंक्लूड हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने रोक के रखा ट्रम्प ने। अब आपको पता है बाइडेन ने आते के साथ ही क्या किया कि वो रिलीज की, क्योंकि वॉशिंगटन का आदमी था वो, जिसकी जिसको आप डिच करके जो है वो वलीयत बने थे। तो उन्होंने जाहिर सी बात है, और आपने पता रिट्स कार्लटन का जो वाकया हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान ने सबको बुलाया, बंद करा, वो बोला चेक साइन करो, इसमें वलीद बिन तलाल भी थे, उनकी हैवी शेयर होल्डिंग है ट्विटर में भी। जी तो बिल्कुल। वो ये सब वाशिंगटन के आदमी है, आपको पता है, तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। तो अब वो लावा तो पक रहा था, तो बस वो वेट हो रहा था बाइडेन के आने का। जैसे ही बाइडेन आया है, आपको पता है ये डिक्लासिफाइड हो गया रिपोर्ट, और इसका सबसे ज्यादा फायदा इसराइल को होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। इसराइल को एक ब्लैक मेलिंग की विंडो उसके लिए खुल गई है। अब वो सऊदी अरब को बोलेगा कि जल्द से जल्द मुझे तस्लीम करो, तो मैं तुम्हें रिलीफ दिलवा दूंगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत ही जल्द, या चंद दिनों में या चंद हफ्तों में, सऊदी अरब फुल फ्लैज जो है इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। अच्छा,
जी, क्योंकि इज़राइल के लिए आपने ये काम करके आपने इज़राइल के लिए ब्लैकमेलिंग की एक विंडो खोल दी है। इज़राइल बोलेगा मैं आपको रिलीफ दिलवा दूँगा लेकिन आप मुझे ये करो। इज़राइल आपको पता है कि वो कंडीशनल चलता है। जो लोग डील करते हैं उनको पता है ये बात, वो कंडीशनल चलता है। वो एक चीज़ आपसे लेगा तो दूसरी चीज़ आपको देगा फिर। तो ये होने जा रहा है। और अगर वो इज़राइल रिलीफ दिलवाता है तो उनका शायद क्राउन प्रिंस का टाइटल बच जाए। वरना मुझे क्राउन प्रिंस का टाइटल, क्योंकि किंग सलमान को अब फैसला लेना है। क्योंकि अब ये बात होने के बाद तो ना यूरोप उनको कबूल करेगा, ना यूनाइटेड स्टेट्स करेगा, अब तो कोई भी करेगा, वो फ्रीली ट्रैवल भी नहीं कर सकते, पता है आपको? इंटरनेशनल कानून के तहत हो सकता है उनको पकड़ भी लें वो। तो वो अब वो जो एमबीएस की जो वो था मामला कि वो चाहते थे और वो डिफेक्टो किंग थे, वो वाला मामला तो अब नहीं रहना। ये तो बात कन्फर्म हो गई है कल की रिपोर्ट के बाद। तो आप देखते जाएँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लेकिन इसमें इज़राइल को जो है वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। इज़राइल उसको विंडो ऑफ ब्लैकमेलिंग मिल गया हमेशा की तरह इस दफ़ा भी, और वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा कि मैं आपको रिलीफ दिलवा देता हूँ एमबीएस, आप ऐसा करें कि मुझे ये काम करके दें। पाकिस्तान में से लेसन ये है, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान को जो कुआलालंपुर समिट में नहीं जाने दिया और इमरान खान को बाकायदा थ्रेटनिंग कॉल की और बोला कि आप नहीं जाना, ये सब उन्होंने एमबीएस से कराया था। आपको पता है ना ये बात? और पाकिस्तान को वो टर्की और मलेशिया के साथ जो कुआलालंपुर की समिट हो रही थी, जहाँ पे आप एक करेंसी की बात करने वाले थे कि मुस्लिम जी, ब्लॉक बिल्कुल। बनाएँगे, वो आपने वो इतना स्ट्रैटेजिक काम नहीं करने दिया, क्योंकि वो किससे करवाया? एमबीएस से करवाया था। तो अमेरिका की हिस्ट्री है, वो यूज़ करके फेंक देते हैं बंदे को, आप याद रखिएगा। और अय्यूब खान का एक कोट है, वो मुझे याद आ रहा है यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि इट इज़ डेंजरस टू बी एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट इट इज़ फैटल टू बी देयर फ्रेंड्स। और ये हेनरी किसिंजर ने भी ये बात कही है सेम ही, कि वो तो खतरनाक तो है उसका दुश्मन होना अमेरिका का, लेकिन ये वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है कि आप उसके दोस्त हो, क्योंकि वो दोस्तों को जो के साथ जो करता है ना, वो हिस्ट्री है पूरी, जैसा कि मैंने आपको कहा था। और पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा कि बाइडेन की स्ट्रैटेजी यही है कि दुश्मन को करीब रखो, दोस्त को तो करीब रखो ही रखो, दुश्मन को और भी करीब रखो, दोस्त बना के। तो हमारे साथ उन्होंने ये स्ट्रैटेजी खेली। ट्रम्प का ये था कि जो था सामने था, उसको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही उसने बोल दिया अच्छी नहीं लगी। जो भी था, हिपोक्रेसी नहीं थी। लेकिन एग्ज़ैक्टली। बाइडेन में आपको नज़र आ रही है चीज़ें, और हिपोक्रेसी ज़्यादा डेंजर होती है, आपको पता ही होगा। और अल्लाह ताला ने भी जो मुनाफिक के लिए सज़ा रखी है, वो मुशरिक से भी नीचे वाले उसको रियालम में सज़ा दी जाएगी, मुशरिक भी उससे ऊपर होगा। तो आप अगर कनेक्ट करें सारी बात, तो पाकिस्तान के लिए लेसन ये है, पाकिस्तान कुछ अपने लेसन ले चुका है। हमारी एंगेजमेंट यूनाइटेड स्टेट्स से हुई है, हम ले चुके हैं। लेकिन ये जो ब्लैकमेलिंग वाली बात है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ ना कीजिएगा कि आप उनको ब्लैकमेलिंग की विंडो दे दें। और पाकिस्तान ने जो अपना आहिस्ता-आहिस्ता वेट शिफ्ट किया है, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में कहा कि रशिया की तरफ और चाइना की तरफ, तो इन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोज़ीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, और हमारे पीछे रशिया और चाइना जैसे लोग हैं। लेकिन अब हमें भी थोड़ा फेंस से उतरना होगा और बाकायदा बताना होगा कि हम किसके साथ खड़े हैं। ये फेंस पे जो हम बैठे हुए हैं ना, कि हमारी एंगेजमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी है और हम इस कैंप में भी, इसको थोड़ा खत्म करना होगा, लाइन क्लियरली ड्रॉ करनी होगी और उधर जाना होगा और ये करना होगा। लेकिन हमने ये भी आइडेंटिफाई किया था आपको पिछले प्रोग्रामों में, कि पाकिस्तान की जो ये स्लो डिसीजन मेकिंग है, और ये जो मुशीर इमरान खान के गिर्द जमा है, इनमें से बहुत सारे आदमी वाशिंगटन के, हम पहले ही बोल चुके हैं आपको, आपका वजीर खजाना डायरेक्टली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लिए काम करता रहा है। आप कैसे मैं आपको पिछली दफा भी अपने व्यूअर्स को बता चुका हूँ प्रोग्रामों में, कि एक किताब है द कन्फेशन ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन, खुदारा वो पढ़िए, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में उसको पढ़ानी चाहिए कि ये करते क्या हैं। ये पहले इसी तरह के लोग आपके पास भेजते हैं अपनी बात बनवाने के लिए, आईएमएफ और इस तरह। जब इनसे बात नहीं होती तो फिर ये जैकल, वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जैकल भेजते हैं, यानी असैसिन करने के लिए भेजते हैं। उससे भी नहीं होता तो फिर ये अपनी मिलिट्री माइट यूज़ करते हैं और बाकायदा कहेंगे कि हम रिजीम चेंज करने आए हैं, आपके यहाँ जमहूरियत नहीं है, आपके न्यूक्लियर असासे जो है वो सेफ हैंड्स में नहीं है, कोई ना कोई बहाना करके आप पे चढ़ दौड़ेंगे। तो ये वो स्टेज है कि जब इन्होंने अपने अंदर के बंदे आपके पास भेजे हुए हैं। क्या वजह है कि आप कोई क्लियर पॉलिसी नहीं ले पाते? क्या वजह है कि इतना ज़बरदस्त आपको ग्राउंड मिला इंडिया में, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, आपके फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई बयान नहीं है ढंग का, आपका फॉरेन मिनिस्टर खामोश है। कश्मीर पे आप कुछ भी नहीं, मतलब वो 370 लगा के पूरा एनेक्स कर लिया उन्होंने, कुछ भी नहीं। कोई तो वजह है ना। आजकल लोग ज़रा इसको मेक कर सकेंगे। आजकल जो लोग टर्किश ड्रामे देख रहे हैं, अर्तुगरुल और उस्मान, वो बड़ा आराम से कनेक्ट कर सकेंगे। जो अंदर के जो एनिमी विदिन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो आजकल जो लोग ड्रामा ऐसे ही देख रहे हैं उनको, और यही हो रहा है। जो इमरान खान के जो करीब जो बहुत सारे मुशीर हैं, जुल्फी बुखारी का मैं तो नाम ले लेता हूँ, मुझे क्या डर है। जुल्फी बुखारी जो है उनके सबसे करीब तरीन,
चाइनीज उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, फॉरेन गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करती, वो कहते हैं वॉशिंगटन का आदमी है, आप इसको किसी मीटिंग में ना बिठाएं। क्लियरली उनका नाम लेके बोलते हैं कि इनको मीटिंग में ना बिठाएं आप, क्योंकि हमें पता है, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ये बंदा है। उसके बारे में कहते हैं कि उसका जराड कुशनर जो था, जिसने ये पूरी डील ऑफ द सेंचुरी कराई है, ये जो ट्रम्प का दामाद था, जो मोसाद का एजेंट है, सबको पता है ये बात, उनका जो दामाद था उससे बिल्कुल करीबी ताल्लुकात है। हफीज जो आपके हफीज शेख साहब हैं, वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लिए काम करते रहे। ये खुदा रहा, ये कोई ढकी छुपी बात है किसी से? और आप देखेंगे इनका टेन्योर खत्म होने के बाद वो वापिस चले जाएंगे। हमने पिछले प्रोग्राम में बोला, मोइन कुरैशी साहब आए थे पैराशूट से, वजीर आजम बने, काम करा अपना, जो अमेरिका के इंटरेस्ट थे वो फुलफिल किए, वापिस उनको बुला ली। आपको होम ग्रोन बंदा देना पड़ेगा। इमरान खान साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि अगर एनिमी मीर जाफर मीर सादिक आपके इर्द गिर्द हैं तो आप सोच लें, मुशीरी मरवाते हैं, याद रखिएगा, मुशीरी मरवाते हैं, मुशीरी जो है आपको बना देते हैं। तो इमरान खान साहब बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। इमरान खान साहब को आपकी इंटेलिजेंस की जो इंटेलिजेंस आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो आपको वो रिपोर्ट दे रही है इमरान खान साहब को कि कौन कौन आपके गिर्द जो है इस तरह के लोग हैं, आपसे वेरी केयरफुल। ओके, इमरान खान सुन भी रहे हैं उनकी बात, लेकिन वही वाली बात है तो वो करी भी ना, वो इन्फॉर्मेशन तो पास कर ही देते हैं। तो आपको क्लियर लेना होगा, फैंस में ना बैठे, प्रॉपर उस ब्लॉक की तरफ जाए। और अमेरिका को ये बात पता है, अमेरिका इससे खुश नहीं है कि पाकिस्तान उसको आंखें दिखा रहा है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन उनकी अब की पॉलिसी है कि आपको करीब रख के मारना है, और इस दफा आप नहीं कीजिएगा। फिर डू मोर की आवाजें आ रही हैं अमेरिका से कि आप और करें और करें। अब पाकिस्तान इस मूड में नहीं है डू मोर करने के, ना ही नेटो सप्लाईज करने के मूड में, ना ही अब अफगान तालिबान इस बात को टॉलरेट करेंगे, ना ही रशिया और चाइना इसको टॉलरेट करेंगे। अगर अब पाकिस्तान ने फिर वही काम किया, अमेरिका का पर्पज सर्व किया, ये जो मुशीर और इर्द गिर्द के लोग हैं उनके कहने पे अगर इमरान खान साहब ने यही किया, तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा नुकसान उठाएगा, अनप्रेसिडेंटेड नुकसान उठाएगा। तो इमरान खान साहब को केयरफुल रहने की जरूरत है इस मामले में। और जमाल खशोगी के वाकये में एक और बात बताऊं आपको, पाकिस्तान के लिए एक और लेसन ये छुपा हुआ है कि आप अब की दफा एमपीएस की तरफ से या सऊदी अरब की तरफ से या किसी अरब मुल्क की तरफ से कोई भी आपको कोई इस तरह की डिक्टेशन आए, आप एक्सेप्ट मत करें, क्योंकि ये डिक्टेशन उनकी तरफ से नहीं आ रहा, कोई और उनके स्ट्रिंग्स पुल करता है। आपको ये बात समझनी होगी खुदा रहा। आप इतनी इंपॉर्टेंट कोलंबुर की जो है वो छोड़ के आ गए, इस वजह से कि आप पे प्रेशर आ गया था कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी जो सऊदीया में काम करते हैं हम सबको रिलीज कर देंगे। आप मुस्लिम वर्ल्ड के 57 ममालिक के सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं मिलिट्री वाइज अगर आप बात करें, और आप इकोनॉमिक मीन्स में स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कोई आपको इंशाल्लाह रोकने वाला नहीं है, अल्लाह ताला की मदद शामिल है, दोस्त ममालिक शामिल, आप जा रहे हैं। जो आपकी इकोनॉमिक्स वाला मामला है वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा सूनर लेटर। आप स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, और आप क्यों बिहेव कर रहे हैं इस तरीके से कि आप जैसे नोबडी हैं, आप जैसे नेपाल भूटान है? आप अपनी डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो बंदे हैं वो सर वाशिंगटन को कर रहे हैं। आप इस तरह की अगर डिक्टेशन, इमरान खान साहब ने जो ये लीथल गलती की है कि इस डिक्टेशन के ऊपर वो नहीं गए कोलंबो समिट में, ये बहुत ज्यादा तारीखी गलती है। और कश्मीर पे जो इन्होंने सिर्फ बयान तक हम लोग महदूद रहे कि हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जब तारीख लिखी जाएगी तो कश्मीरी भी हमसे बदजन हो गए हैं। पता है आपको, कश्मीरी भी हमसे बदजन हो गए हैं। मैं आपको बता तो नहीं सकता, मेरे एग्जैक्टली एक श्रीनगर के कश्मीरी से बात हुई जब मैं बाहर था, तो उन्होंने कहा कि हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान ने भी हमारे लिए क्या किया। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो कि फर्स्ट हैंड एविडेंस बता रहा हूँ कि सिर्फ बयान देने से, यूनाइटेड नेशन में करने से कुछ नहीं होगा। वो अच्छी बात है, वो एक प्रेशर पड़ता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल आपने चीजें करनी होती हैं। आप तुर्की को देखें, तुर्की को मसला हुआ, उसने सीरिया में घुस के बफर जोन बनाया, मारा जिनको मारना था, और एक बफर जोन बना के बैठ गए कि सरहद से 40-50 किलोमीटर का उन्होंने एक बफर जोन बनाया कि मेरी सरहद से 40-50 किलोमीटर तक मुझे सेफ चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ बॉर्डर लगा दें अफगानिस्तान पे और कोई आ जाए और लकीरी अगर वो पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए, नहीं हो तो वो आगे फट जाए। इस तरीके से नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा और हमें सीखना है आसपास के लोगों दुनिया में चल क्या रहा है। अगर हम यही जमाल खशोगी के वाले केस से अगर हमें लेसन ये लेना होगा कि हमें फॉरेन डिक्टेशन पे नहीं चलना, क्योंकि ये तो खुद वल्नरेबल है, और अमेरिका ने देखें आपको यूज करके इसको फेंक दिया एमबीएस को, और आप देखेंगे जो हमने एनालिसिस दिए हैं आपको आगे आती हुई चीजें नजर आएंगी। यूज करके अमेरिका की हिस्ट्री है कि वो यूज करके फेंक देते। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपने यूज होना है कि नहीं होना।
सही, बिल्कुल आपने बड़ी डिटेल में बताया और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को जो है वो मज़बूत ग्राउंड के ऊपर जो है चीज़ों को देखना है और कोशिश यही करनी है कि जो एक खुद मुख्तारी जो है पाकिस्तान की वो अगर हम सब में प्रिवेल करवाएँ वो तो ज़ाहिर है फिर हम हमारा जो एज़ अ कौम और गवर्नमेंट के लेवल पे भी और एज़ अ कौम भी जो है हमारा एक जिसे कहना चाहिए कि रिस्पॉन्स जो होता है चीज़ों के लिए वो बिल्कुल खुददारी वाला होना चाहिए। हम किसी के दबाव में भी हमें नहीं आना चाहिए और हमें अपना मफ़ाद देखना चाहिए ना कि हम जो है वो दूसरों की बातों के ऊपर चलें। मूविंग फॉरवर्ड सलमान भाई थोड़ा-सा हम बात करेंगे अब हमारे सोशल इश्यूज़ के मुताबिक हमने देखा है कि ये हिस्ट्री रही है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक जो क्रीम होती है, जो एक ह्यूमन कैपिटल होता है, ह्यूमन रिसोर्स का, वो जो है वो बाहर चला जाता है और कभी वो एजुकेशन के हवाले से जाता है, कभी वो जो है वो माशी मामलात को देखने के लिए अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के हवाले से वहाँ पे चला जाता है। ना सिर्फ चला जाता है बल्कि वहाँ पे बुला लिया जाता है बेसिकली जो पाकिस्तान का बेस्ट ब्रेन है वो बाहर जाके दूसरी कंट्रीज़ को सर्व कर रहा होता है। तो जो ब्रेन ड्रेन है पाकिस्तान से तो क्या आप समझते हैं कि ये बेनिफिशियल है हमारे लिए या फिर ये एक और मसला है और एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसके ऊपर शायद कोई बात नहीं कर रहा? क्योंकि आप देखें अगर किसी भी आदमी को अगर या किसी भी बंदे को अगर हम बोलें कि अगर आपका इमिग्रेशन करवा लिया जाए किसी दूसरी कंट्री तो वो बगैर कुछ सोचे समझे हाँ बोल देगा उस बारे में। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये आपने वजह फरमाया कि अगर किसी को बोल दिया जाए कि बस आपको बाहर भेज रहे हैं, ये भी नहीं पूछेगा वो कंट्री कौन-सा है, वो कहेगा भाई भेज दो बस। एग्ज़ैक्टली। उसकी मैं आपको बताऊँ, देखिए ब्रेन ड्रेन में आपको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। पहले ब्रेन ड्रेन हम थोड़ा-सा अपने व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करते हैं, ब्रेन ड्रेन है क्या? किसी भी कंट्री से एक सब्सटेंशियल जो है वो इमिग्रेशन हो। इमिग्रेशन ई वाली इमिग्रेशन, ये भी लोगों को समझने की ज़रूरत है, ई वाली इमिग्रेशन और आई डबल एम वाली इमिग्रेशन में फ़र्क है। इमिग्रेशन ये होता है कि आप कंट्री को छोड़ रहे हैं, ठीक है ना? आप काम करने जा रहे हैं, रहने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ आई डबल एम वाली इमिग्रेशन का मतलब है कि आप जाके परमानेंटली कहीं सेटल हो सेटल रहे हो हैं, जाए। जी। ठीक है? तो मैं ई वाली इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, कि जब ब्रेन ड्रेन होता है तो मैं भी एक अरसे तक बाहर रहा और वापस आया, तो मैं भी वो इमिग्रेंट था उस वक़्त, ई वाला, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो सब्सटेंशियल इमिग्रेशन होती है और उसकी 3 मेन रीज़न्स हैं ब्रेन ड्रेन के, मैं आपको बताता हूँ। एक तो है आपके यहाँ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल कियोस्क की वजह से। दूसरा ये है कि आप हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख रहे होते हैं। तीसरी बात है कि जो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, हाइली एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको वो प्रोफ़ेशनल अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही होती उस कंट्री में, इस रीज़न की वजह से वो बाहर जाते हैं। तो ये तो 3 मेन रीज़न हैं। इसके अलावा आपके मुख्तलिफ सोशल, इकोनॉमिक और जो है वो पॉलिटिकल रीज़न्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से असाइलम भी बाहर जाके जो है सीक करते हैं कि हमें हमारा जान खतरे में, आप बोल दे दें। बहुत सारी चीज़ें हैं। ख़ैर, तो हुआ ये है कि फ़िगर्स ये हैं कि तकरीबन आपके जो है वो 10 मिलियन के करीब लोग जो हैं इस वक़्त पाकिस्तान के, वो बाहर हैं। और मैं आपको आप फ़िगर बताऊँ तो आप हैरान हो जाएँगे। पिछले 3 सालों के दौरान तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। और उसके वेरियस रीज़न्स हैं। जैसे कि हमने बताया कि मेन रीज़न तो ये 3 हैं। पाकिस्तान के लिए या किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये अच्छा नहीं है कि उसकी जो क्रीम है, जिनको वहाँ पर सुधार लाना है, वो उठ के बाहर चली जाए। वो बड़े हों, वो कंट्री को ग्रो करें, उनके माँ-बाप उनको ग्रो करें, वो वहाँ पे सब कुछ सीखें और जब वो कुछ सीख जाएँ, उस पोज़ीशन में आए कि उस कंट्री को कुछ डिलीवर करें, उस मोमेंट पे कोई और कंट्री या तो उसको उठा के ले जाए या वो खुद चला जाए। आप सोचिए डेवलपिंग कंट्री के लिए कितनी लीथल बात है। हाँ, डेवलप्ड कंट्री के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना जो है वो ह्यूमन कैपिटल होता है कि अगर उनके बंदे बाहर भी जाएँगे, तो अच्छा है, वो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, उनका रेमिटेंसेस आएँगी। रेमिटेंसेस तो हमारे केस में भी आती हैं, लेकिन वही वाली बात है, मैं अब आपको बता रहा हूँ, इसमें बैलेंस करने की कहाँ ज़रूरत है। ये अच्छी और बुरी बात नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इसलिए लीथल हो जाता है कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल है, जब वो ट्रेन्ड हो जाता है, तो वो बिल्कुल वो डिसीज़न मेकिंग की पोज़ीशन में जब आ रहा होता है और मैच्योरिटी की होता है, उस वक़्त उसको उठा के ले जाते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में शायद बात की थी कि हमारे यहाँ से जो जो बच्चे टॉप करते हैं, उनको पहले से ही ऑफ़र हो जाती है, बाहर से, कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से। अभी आपने बताया कुछ अर्से पहले एक ट्रिकर चल रहा था कि एक लड़की ने एसीसीए में टॉप किया है पाकिस्तान से, जी, हाईएस्ट बिल्कुल। मार्क्स पे। आप कुछ अरसे में देखेंगे कि उसको ऑफ़र आ जाएगी और वो चली भी जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रेडिक्शन के तौर पे ले रहे हैं, नहीं रुकना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हो सकता है हम जिस तरह बात कर रहे हैं अभी शायद अभी उनको ऑफ़र आ हो गई चुका हो। हो।
हो चुका और जो है पसे पर्दा बात चल रही हो, और आपको न्यूज़ जब आएगी, जब वो कहीं कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या MIT या कहीं जाके वो बैठी हुई होंगी, वहाँ से आपको पता लगेगी कि भाई ये टॉपर थी, वो चली गई। एक ज़माने में वो थे अली मोइन नवाज़िश, वो भी थे ना, ए लेवल्स में किया था उन्होंने तो, वो भी जी। चले गए थे। इस तरीके से हमारे यहाँ चले, और बहुत सारे ऐसे गुमनाम स्टोरीज़ हैं जो चली जाती है, हमें पता भी नहीं है, हमें नहीं पता, और चली ही जाती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान में ये होगा, उसका एक ही तरीका है, आप सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालात जब तक साज़गार नहीं बनाएँगे यहाँ पे, तब तक यहाँ पर एक माहौल नहीं बनेगा, जब तक यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक यहाँ की फ़िज़ा साफ़ नहीं होगी, जब तक यहाँ पर ये जो चोरी-चकारी है ये ख़त्म नहीं होगी, करप्शन ख़त्म नहीं होगी, आपको एक माहौल नहीं, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ पर रोकना लोगों को जबरी तौर पर बहुत मुश्किल है। आप गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे भी जिसको बाहर पढ़ने भेजते हैं ना, वो भी वहाँ जाके रुक जाता है। हालाँकि उसकी तो ये ज़िम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको भेजा ही बाहर इसलिए कि वो पढ़ के यहाँ पर आए और आके यहाँ सर्व करे। मुशर्रफ के दौर में तकरीबन 5,000 लोगों को उन्होंने पीएचडी के लिए भेजा था। आप फिगर निकलवा लें कितने लोग वापस आए। बिल्कुल, आई थिंक वो तो कुल 0% में होगा मेरा ख्याल है। वो उन्होंने किया क्या? ये थोड़ी-सी डिसऑनेस्टी हमारे लोगों के पार्ट पर भी है कि वो स्टेट के फंड से जाते हैं और वादा करके जाते हैं, साइन करके जाते हैं कि हम वापस आएँगे, सर्व करेंगे, लेकिन वो आ जाएँगे। क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी नहीं है। जो चला गया वो चला गया, वो और वहाँ जाके ये हो कि भाई पाकिस्तानी कम्युनिटी को सर्व करें, पाकिस्तान के मफादात को सर्व करें, ऐसा भी नहीं है। वो अपनी पर्सनल लाइफ़ में जो है वो मगन हो जाते हैं और अपनी पर्सनल वही वाली बात है, एक सेल्फिश अप्रोच है, अपना कमाया, अपना खाया। हाँ, ये या तो ये हो कि हमारे कुछ हैं, आपको पता है, आपके हमारे सबके जानने वाले दोस्त यार हैं, जो वहाँ जाके भी पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं और पाकिस्तान की मफादात को आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनको एप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन जो सिर्फ़ लेकिन आप याद रखें, जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड लोग हैं हमारे, जो चले जाते हैं, वो एक गुमनाम वाली ज़िंदगी वहाँ गुज़ार रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपने बच्चे और सारा सब कुछ, और स्टेट के फंड्स पे वो गए। तो ब्रेन ड्रेन की जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पॉलिसी, और उसका इलाज यही है, क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे, कि आपको माहौल यहाँ साज़गार बनाना पड़ेगा। यहाँ ही तालीम आपको इस स्टैंडर्ड की देनी पड़ेगी कि लोग बाहर जाने से पहले 10 दफ़ा बाहर ना सोचें। जाए, और बिल्कुल। बाय बाय द वे, ये कोविड के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। हमारे लोगों को भी जो बाहर जाके सेटल हो गए, उनको भी पता लगा है कि अब इतना आसान नहीं है यूरोप और अमेरिका में सस्टेन करना, और अब उनको समझ में आ रही है बात। और दूसरी बात ये है कि जो उनकी जनरेशन वहाँ पे इखलाकी पस्ती का शिकार हो जाती है, ये भी उनको फैक्टर कंसीडर करना चाहिए कि उनकी जो वहाँ पे बच्चे हैं, जो उस माहौल में जब पले-बढ़ेंगे, तो वो किस इखलाकी पस्ती की तरफ जा सकते हैं, आपको पता ही है। तो बिल्कुल, उस बिल्कुल ऐसे ही है। उस फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि आखिर में होता क्या है कि एक माँ-बाप के लिए नेक औलाद जो होती है, वही एक ज़बरदस्त सरमाया होती है। अगर वो सब कुछ करने के बाद आपने उस माहौल में उनको परवान चढ़ाया और वही आपके जो है वो चीज़ों पे खड़े नहीं हुए, और चीज़ें भरी हुई हैं। अगर आप कभी चले जाएँ कब्रिस्तान, तो आपको इस तरह की कब्रें मिलेंगी जहाँ पे लोग सालों-सालों कोई विज़िट करने नहीं आया। ऐसा उन्होंने ही क्या है। किया था, बच्चों को अच्छा तालीम दी, बाहर निकाल दिया, और वो बाहर के बाहर ही रह गए वो। तो वो उनको ये भी तौफ़ीक नहीं होती कि वो आ जाएँ कभी साल में, नहीं। तो वो केसेस बिखरे हुए हैं हमारे यहाँ। तो ब्रेन ड्रेन का इलाज ये है कि आप यहाँ पे हालात साज़गार बनाइए। अगर आप हालात साज़गार नहीं बनाएँगे, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे चलती रहेगी, और तालीम यहाँ अच्छी दें, सहूलियतें यहाँ अच्छी दें, तो यहाँ पे लोग रुकेंगे। वैसे आपको एक और मैं बात बताऊँ आपको कि वेस्ट भी आपको ये पॉलिसी सस्टेन नहीं करने देगा, इसलिए कि जैसे ही आपकी क्रीम होती है, वो उठा के ले जा उठा के ले जाता है। इसको भी आपको थोड़ा-सा ना कदगन लगानी पड़ेगी, और किसी किस्म की जो है वो आपने श्योरिटीज़ स्टूडेंट की लाइफ़ में ही उनकी पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आपने, और दूसरी बात ये है कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये बात उनको बावर करानी है कि भाई आपने पाकिस्तान को सर्व करना है, पाकिस्तान ने आप पे खर्चा किया है, पाकिस्तान ने आपको बड़ा किया है, पाकिस्तान ने आपको ये सब कुछ दिया है, और जब कुछ सब कुछ आप बन जाते हो, जब पाकिस्तान को सर्व करने का टाइम होता है, तो आप चले जाते हो। तो ये ज़हन-साज़ी भी करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी, कॉलेज लेवल पर, और दूसरी बात है कि कुछ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कदगन भी लगानी पड़ेंगी, और अबव ऑल आपको हालात साज़गार बनाने पड़ेंगे, सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। ज़्यादातर लोग जो आपकी इमिग्रेशन है, वो कमाने के लिए चली जाती है बाहर, ठीक है? आप एक चीज़ रख सकते हैं, आप ये रख सकते हैं कि आपकी जो स्किल्ड लेबर है, वो आप उसको कुछ अरसे के लिए ट्रेन के लिए ज़रूर बाहर भेजें, ताकि उनको एक एक्सपोज़र हो। इसी के लिए आपके लिए जो एकेडमिक में जो अच्छे लोग हैं, उनको आप कुछ अरसे के लिए भेजें,
और फिर वापस बोला। तजर्बा बहुत जरूरी है, ट्रैवल से आप बहुत कुछ सीखते हो, वो बहुत जरूरी है, लेकिन वहीं जाके स्टे कर जाना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है, और किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए नुकसानदेह है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? जब जाएं जरूर, एक्सपीरियंस जरूर लें, एक्सपोजर जरूर लें, पढ़े जरूर, सर्व भी करें वहां पे, तालीम भी हासिल करें वहां पे, काम भी करें, लेकिन फिर आके आप यहाँ पर जो है वो सर्व करें, तब जाके पाकिस्तान जो है वो बेटर ऑफ होगा। अदरवाइज अगर आप जाके हमेशा हमेशा के लिए वहां पे सेटल हो जाएंगे, जो कि होता है, इमिग्रेशन हो जाती है, तो उसके बाद तो ये होता है कि पाकिस्तान तो सर्व नहीं हो रहा। जो ई वाले इमिग्रेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ बार-बार, उसमें तो ये होता है कि आप रेमिटेंसेस तो भेज रहे होते हैं, जो आई वाला इमिग्रेशन ऐसे होता है वहाँ वहीं के वहीं रह जाते हैं। मतलब वहीं आप कमा रहे हैं वहीं तो ई वाले में तो कोई फायदा तो है ना, आप रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, आपकी रेमिटेंसेस आपके एक्सपोर्ट्स एक्सीड कर गई हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में बात भी की थी, तकरीबन 25 बिलियन हिट करने वाली है साल के, 25 बिलियन, इट्स अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो वो आपकी करंट अकाउंट जो आपका डेफिसिट होता है, उसको जो है वो ऑफसेट करने के लिए बड़ा जो है वो हेल्पफुल है आपके रेमिटेंसेस। लेकिन वो ज्यादातर लोग वही हैं जो ई वाली इमिग्रेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो वहाँ बेचारे काम कर रहे हैं, वो सर्व कर रहे हैं, और इन द एंड उन्होंने जो अपना बचा कुचा वहां से पैसा है वो लेके भी आगे यहीं आके इन्वेस्ट करना है, तो वो लोग ज्यादा हेल्पफुल हैं आपके लिए इंस्टेड के वो वाले। तो आपको ये ऐसा माहौल बनाना है कि जाएं लोग, पढ़ें, काम करें, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएं। और अगर किसी को इमिग्रेशन ही लेनी है प्रॉपर, तो वहां जाकर ही रहना है, तो फिर वो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने इतना सब कुछ उसको दिया और वो जाके आखिर में फाइनल करके। बहरहाल, लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी भी आप ऐलान करते हैं किसी को कि भाई आप एयरपोर्ट पहुंच जाओ, 10 मिनट के अंदर आपको भेज रहे हैं, 1 घंटे के अंदर, तो यकीन करें शाला फैसल जाम हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा ऐसे हूँ। बिल्कुल और उनको ये भी नहीं बताया कहाँ भेज रहे हैं, बस बोले बस भेज रहे हैं, आप देख। तो वो इसका उसकी वजह है कि आपने उनको इस कंडीशन में ला दिया है कि लोग बोलते हैं कि बस हम छोड़ के चले जाएं। यकीन करिए, जब तक आप हालात साजगार नहीं बनाएंगे, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जब तक ये वाला मामला रुकने वाला नहीं है। जी, बिल्कुल, आपने ऐसे ही कहा क्योंकि जो काउंटर आता है वो यही आता है उनकी तरफ से कि अगर पाकिस्तान के अंदर हालात साज़गार हों तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कौन अपना वतन जो है वो छोड़ना चाहता है। तो बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। है, हुकूमत को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है और उनको जो है कुछ ऐसे हालात साज़गार बनाने चाहिए कि यहीं पर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट लोगों के लिए और एक क्वालिटी एजुकेशन हो सो दैट कि जो भी लोग फ़ारिग तहसील हों उनको जो है वो जॉब कर सकें वो और या फिर अगर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ या उनको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, दूसरों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, तो उनके लिए माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा साज़गार हो। वक़्त की कमी है, थोड़ा कोशिश करूँगा कि जल्दी-जल्दी हम आगे मूव फॉरवर्ड करें। कुछ कमेंट्स हैं उनको मैं ऐड करना ज़रूर चाहूँगा। हुसैन मर्चेंट कहते हैं सलाम बॉयज़ कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच हुसैन भाई कि आप देख रहे हैं और आपने पसंदीदा का इज़हार किया। इसके अलावा जो दूसरा कमेंट है वो है हमारे पास कशफ ज़फ़र की तरफ से आई माई सेल्फ अपोलोजाइज़ टू कश्मीरी फ्रेंड्स फ्रॉम श्रीनगर ऑन कश्मीर डे दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देम। सो ये उनका कशफ का जो है वो कमेंट था। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोगों ने कमेंट किए। अब जनाब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में और आखिरी हिस्सा जो है हमारा वो आपको पता ही है कि वो बुक ऑफ द डे का होता है, बुक रिव्यू होता है। तो सलमान भाई हम पिछले 2 प्रोग्रामों से जो है वो अल्लामा इकबाल के कलाम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज अल्लामा इकबाल के कलाम में से आप स्पेसिफिकली किस कलाम के ऊपर, किस उनकी बुक के ऊपर बात करेंगे? जी। जी, टू द पॉइंट, आज हम जाएँगे जल्दी से, और आज हम बाले जिब्रील की बात करेंगे, जो उनकी 4 उर्दू किताबों में से एक किताब है। पिछली दफ़ा हमने बांगे दरा का ज़िक्र किया। तो आज हम बाले जिब्रील की तरफ जाएँगे, और आज अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि रिकमेंड करेंगे कि उनमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो ज़रूर पढ़ें, बाले जिब्रील में से। ये 1935 में कलाम जो है उनका शाया हुआ था, और ये बांगे दरा के बाद सेकंड नंबर पर जो है वो शाया हुआ है। तो आज हम थोड़ा-सा शाहीन पे बात करेंगे कि अल्लामा इकबाल ने शाहीन को सिम्बलाइज़ क्यों किया। अब बाकी में फिर हम बालाजी बिल पे कुछ रिकमेंड भी करेंगे, जो कि होमवर्क के लिए हम देते हैं। तो सबसे पहले शाहीन की बात कर लेते हैं। देखिए, इकबाल ने जा-बजा जो है वो शाहीन को सिम्बलाइज़ किया है अपनी शायरी में, कि आपको जो है वो शाहीन की तरह होना चाहिए। एक इंसान को शाहीन की तरह होना चाहिए, उन्होंने सिम्बलाइज़ किया। उसकी वजह है, क्योंकि शाहीन की जो है कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से अल्लामा इकबाल ने उनको सिम्बलाइज़ किया है जा-बजा अपनी शायरी में। उनमें से जो सबसे बड़ी क्वालिटी है शाहीन की, कि उसकी जो आईसाइट बनाई है अल्लाह ताला ने, वो फार साइटेड है, और उसको इसलिए सिंबलाइज़ किया है कि एक इंसान को जो है वो विज़नरी होना चाहिए, शाहीन की तरह, यानी फार साइटेड होना चाहिए, दूर अंदेश होना चाहिए, वो दूर तक देख सके। उसको बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस वो जो है वो शॉर्ट टर्म अप्रोच ले ले, उसको विज़नरी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म अप्रोच लेना चाहिए, स्ट्रैटेजिक माइंडसेट होना चाहिए उसका, और फार साइटेड होना चाहिए, दूर अंदेश होना चाहिए, दूर तक देख सके।
तो पहली क्वालिटी जो शाहीन की वो ये है कि उसकी जो अल्लाह ताला ने आईसाइट बनाई है वैसी बनाई कि वो बहुत दूर तक देख लेता है, और वो ऊपर से कई किलोमीटर से ऊपर से जो है वो अपनी जो ग्राउंड पे जो उसका जो शिकार होता है वो उसको देख लेता है, और वो फिर फौरन वहां से आता है। और बाकायदा जो एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं जेट्स के साथ, उसकी जो है वो मुकाबला कराया है शाहीन का, और जो है वो जेट्स के साथ बाकायदा फ्लाइंग जेट्स के साथ, और जो है शाहीन ने जो है वो रिकॉर्ड तोड़े। और जब वो अपने प्रे की तरफ आता है, अपने शिकार की तरफ आता है, तो वो इस स्पीड से आता है कि वो अनप्रेसिडेंटेड है, और कोई बर्ड जो है वो उसका जो है वो कंपेरेबल नहीं है उससे इस मामले में। तो पहली बात ये है कि वो विजनरी है, फार साइटेड है। दूसरी बात जो है वो ये है कि उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स हैंडलिंग द सिचुएशन वो बहुत डिफरेंट है बाकी बर्ड्स से। उसमें ये है कि जब बारिश होती है तो जो सारे बर्ड्स होते हैं वो शेडो तलाश करते हैं कि कहीं छुप जाएं, किसी दरख्त के नीचे चले जाएं, घोंसले में चले जाएं। शाहीन का एटीट्यूड ये है कि वो बादलों से ऊपर चला जाता है, यानी बारिश को अवॉइड करने के लिए शाहीन जो है वो कोई शेडो नहीं तलाश करता। उसका एटीट्यूड आप देखें, वो हाई एल्टीट्यूड पे चला जाता है और बादलों से ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको कैपेसिटी दी है। तो जब आप बादलों से ऊपर चलेंगे तो बारिश तो बादल से ही होती है, जब आप ऊपर चले जाएंगे तो आपको बारिश का फिर डर नहीं है। तो ये जो एटीट्यूड है ना प्रॉब्लम हैंडलिंग का, कि आप एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन दें, मतलब ये ना कहेंगे हर बंदा शैडो ढूंढ रहा है तो आप भी शैडो ढूंढ, वो हाई एल्टीट्यूड पे जाके बादलों से ऊपर जाके अवॉइड करता है रेन को अगर जब होती है तो ये जो एटीट्यूड है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ये शाहीन का जो क्वालिटी है, इकबाल ने जो उसको सिम्बलाइज किया। तीसरी बात ये है कि वो अपना शिकार खुद करके खाता है, वो किसी के बच्चे कुच्चे पे डिपेंड नहीं करता, खुददार है, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में बात करी कि सेल्फ डिपेंडेंसी है उसकी, सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, खुददार है। जो हमने बात की थी खुदी का जो मेन एसेंस है वो ये है कि खुददारी। तो वो खुददार है, अपना शिकार खुद करता है, और गिद्ध की तरह किसी का शिकार किया हुआ चीज जो बचा कुछ है वो नहीं खाता, खुद शिकार करता है, खुद खाता है, खुददार है, खुद अपने हाथ से कमाता है। मतलब जिसको कि तो इकबाल ये बताना चाह रहे हैं कि अपने हाथ से खुद कमाना चाहिए, खुददारी पैदा करना चाहिए इंसान को, इसलिए उन्होंने उसको सिंबलाइज किया। उसके अलावा जो बात है वो ये है कि वो खिलवत पसंद है। शाहीन जो है वो सोशल गैदरिंग्स में नहीं रहता, वो खिलवत पसंद है। वो अकेले में आप देखेंगे वो अकेला उड़ रहा होगा, पहाड़ों की चट्टानों पे वो बनाता है। इकबाल ने कहा भी है कि नहीं तेरा नशेमंद कसर सुल्तानी के गुम्बद पे तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। सॉलिट्यूड ढूंढता है, खिलवत ढूंढता है, अकेलापन ढूंढता है। उसकी वजह ये है कि जो हमने खुद ही का एक एलिमेंट बताया था कि जब आप अकेले रहते हैं तो फिर आपकी सेल्फ डिस्कवरी होती है, आप अपने आप को पहचानते हैं कि मैं खुद कौन। अगर आप हर वक्त सोशल गैदरिंग में रहेंगे तो आप कैसे अपने आप को पहचान सकेंगे, वो गहमा गहमी में ही रहेंगे। तो शाहीन का एटीट्यूड जो है वो राहिबाना है, और वो सॉलिट्यूड ढूंढता है, वो खिलवत में जाता है और अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करता है। तो ये इकबाल ने जो है वो उनका जो है वो सॉलिट्यूड जो बताया है। तो आखिरी बात जो है उनकी वो ये है कि वो परमानेंट आशियाना नहीं बनाता, परमानेंट आशियाना नहीं बनाता। कि इकबाल ने कहा कि गुजर औकात कर लेता है ये कोहो बयाबा में, मतलब कहीं भी गुजर औकात कर लेता है। कि शाही के लिए हराम है कार आशियां बंदी, कि शाही ने अपने ऊपर हराम किया हुआ है कि उसने परमानेंट रेजिडेंस कहीं नहीं बनानी, गुजर औकात कर लेता है। और यही है ना, आपने ने फरमाया कि मोमिन के लिए कैद खाना है, कैद खाने में गुजर औकात ही होती है ना। तो ये जो आपको लोग जमा करते हुए नजर आते हैं ना मटेरियलिस्टिक चीजें, कि महल बना लें, प्रॉपर्टियां बना लें, ये बना लें, वो बना लें, उनका कोई ताल्लुक इकबाल के शाहीन से नहीं है, ना ही वो इकबाल के शाहीन को करीबी और ये वो लोग होते हैं मर्द मोमिन जो उतना लेते हैं दुनिया से जितना इनकी जरूरत होती है, और वो भी इसलिए लेते हैं कि दुनिया में रहना है और दीन के लिए काम करना है। तो इनकी ये सिफ्ट है। तो ये जो क्वालिटीज है इकबाल ने 5 क्वालिटीज जो है वो सिंबलाइज की, शाहीन को सिंबलाइज किया मर्द मोमिन से। ये क्वालिटियां होनी चाहिए आप में, तब जाके आप जो है वो खुद ही की लेवल को अचीव कर पाएंगे। बाले जिब्रील के हवाले से मैं आपको जो रिकमेंड आज मैं करने जाऊंगा वो जो है वो एक नज़म है, वो मैं रिकमेंड करने जाऊंगा। और कुछ शेर जो मेन मोटे मोटे शेर है मैं आपको बताता हूँ जो बहुत जबरदस्त है बाले जिब्रील से। उनमें ये है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। मतलब वो रियलाइज कराने के भाई मेरा बंदा नहीं बना, अपना तो बन। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, कि तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा ना तन। गैर के आगे नहीं झुकना तूने, अल्लाह ताला के आगे झुकना है सिर्फ तुझे, गैर के आगे नहीं झुकना। फिर वो गुफ्तारी पे अपनी कहते हैं कि कहीं सरमाया महफिल थी मेरी कम गुफ्तारी, गर्म गुफ्तारी, यानी कहीं महफिल में के अंदर जो मेरी गर्म गुफ्तारी थी
वो सरमाया थी, और कहीं सबको परेशान कर गई मेरी कम आमेज़ी, कहीं मेरी खामोशी जो है वो सबको परेशान कर गई। कहीं मेरी गरम गुफ्तारी लोगों को जो है महफ़िल का दिल तड़पा देती है, कहीं मेरी कम आमेज़ी लोगों को परेशान कर देती है। फिर वो कहते हैं कि दीन के लिए उन्होंने ज़बरदस्त बात की कि जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, यानी जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। आजकल हम देखते हैं ना कि पॉलिटिकल मॉडल जो है वो सेकुलर है। नहीं, वो कहते हैं कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। दीन और सियासत अलग नहीं हो सकते। तो ये इकबाल की जमहूरियत पसंद जो लोग हैं हमारे, इसके आगे फिर उनका मशहूर ज़माना कलाम है, जो हम रिकमेंड करेंगे आज आपको, कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के जी इम्तिहान और भी हैं। तो वो कहते हैं इसी में ही कि कनात ना कर आलम रंगों पे, चमन और भी हैं, आशियाँ और भी हैं। गिव अप नहीं करो। अगर एक चीज़ हो गई है, एक फेलियर हो चुका है, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, आगे और भी आशियाँ मिलेंगी। उसके अलावा वो कहते हैं कि गए दिन थे कि तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। तो हम ये वाली नज़म जो है वो रिकमेंड करेंगे, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इकबाल की शायरी तो ऐसी है कि मैं आपको सुनाता रहूँगा और आप सुनते रहेंगे और वक़्त गुज़र जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। तो हमारे यहाँ लोगों को जो है पढ़ने की इसको ज़रूरत है। बाले जिब्रील जो है 1935 में शाया हुआ, और ये वो कलाम है कि जिसका मतलब ये है कि बाले जिब्रील का मतलब ये है कि विंग्स ऑफ गैब्रियल, मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जो विंग्स हैं, उनके ऊपर इन्होंने नाम रखा। तो मैंने बताया कि इकबाल की जो किताबों के नाम भी हैं, वो इतने ज़बरदस्त और मायने ख़ेज़ हैं, वो मायने हैं कि उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किस तरीके से रखा। तो बाले जिब्रील का मतलब है कि विंग्स ऑफ गैब्रियल, मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जो पर हैं, उस पे उन्होंने जो है ये इसका कलाम लिखा है, और ज़बरदस्त पढ़ के आपको हैरानगी हो जाएगी कि इस तरह की गिफ्ट जो है अल्लाह ताला ने हमें दिए थे, और हमने किया क्या कि उनको ज़ाया कर दिया। उनकी एक और नज़म है, इब्लीस और जिब्रील, वो आप ज़रूर पढ़ें, आज का होमवर्क है। जैसे कि सितारों से आगे जाओ, जिब्रील और इब्लीस, वो एक मुकालमा है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम और इब्लीस के दरमियान एक मुकालमा और एक कन्वर्सेशन हो रही है, और बहुत ही फ़ैसिनेटिंग और पुरमायने कन्वर्सेशन हो रही है। वो ज़रूर पढ़िए, आज का आपका होमवर्क है वाले जिब्रील से, और इकबाल को पढ़ते रहिए। हैविंग सेड दैट, जो है वो उम्मुल किताब जो है कुरान मजीद है, उसकी कनेक्शन में अगर आप ये पढ़ेंगे, और इकबाल का ये दावा है और क्लेम है कि मैं जो अपने कलाम में कुरान और हदीस से बाहर नहीं निकला। तो जब आप उम्मुल किताब के रेफरेंस में ये पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, और आपको पता लगेगा कि इकबाल ने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो कनेक्टिविटी। जी बिल्कुल, कितनी ज़बरदस्त तरीके से कनेक्टिविटी की थी, एंड उस कनेक्टिविटी के साथ ही साथ आई थिंक हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है सलमान भाई से, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो शो है वो पसंद आया होगा, और कोशिश हम करेंगे कि इसी सिलसिले को कंटिन्यू रख सकें। आज एपिसोड नंबर 14 थी, और आने वाले वक्तों में हम मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बात करें, और साथ साथ हम आप लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें। लेकिन आप लोगों ने भी करना ये है कि आपने इस पूरे जो सिलसिला है उसके अंदर दूसरे लोगों को भी आपने साथ मिलाना है, उनके साथ शेयर करनी है तमाम तरह इन्फॉर्मेशन, सो दैट वो इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचती रहे, और कोशिश करेंगे कि सलमान भाई से हम दोबारा राब्ता कर सकें, कनेक्ट कर सकें उन्हें। जी सलमान भाई। ये जी अमन, तो जिस तरह मैं कह रहा था आपको कि जब आप कलाम इकबाल को कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ समझ में आएगा, और हमारे लोगों को पता लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। और जैसे कि हमने आज बात की शाहीन की, तो कोशिश करें ये क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करें। एक दिन में तो नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, 1 हफ्ते में नहीं होगा, लेकिन जब आप इसकी तरफ चलेंगे, इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने के लिए चलेंगे, कोशिश करेंगे, तो यकीन करें, अल्लाह ताला की तरफ से जो है आपकी जो मदद जो आएगी, वो जो है वो आपने कभी सोची भी नहीं होगी इस तरीके से, और आपके ऊपर जो मामलात खुलेंगे, आपके ऊपर जो राज़ खुलेंगे, आपके जो मामलात खुलेंगे, आपकी जो ज़हन खुलेगा, वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप चलें तो सही इस तरफ। और खुददारी बड़ी चीज़ है। आपको पता है, जैसे हमने बताया कि जो खुदी का जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था, उसमें जो 2 मेन चीज़ें थी कि आपकी खुद शनासी, कि आपने आपको पहचानना, और खुददारी। जब आप चलेंगे इस तरफ, तो आप देखते हैं ना कि आजकल लोग थोड़ी-थोड़ी चीज़ों पे बिक जाते हैं। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब आप इस तरफ चलेंगे, तो एक आपको एक जो जनरेशन है पूरी, वो आइडियोलॉजिकल जनरेशन आपको मिलेगी, जो कि आगे जाके पाकिस्तान को भी सर्व करेगी, इस्लाम को भी सर्व करेगी, और आलम इस्लाम और उम्मत को भी सर्व करेगी। और इसी तरह के लोग हमें चाहिए, क्योंकि इकबाल कहते हैं जनरेशन के लिए, जो वो कहते हैं कि परवरिश कैसे होगी, तो ये कहते हैं बात, जो शाहीन के बारे से हम बात कर रहे थे, कि वो कहते हैं कि गिला मुझे ये है खुदावान मकतब से,
मतलब मकतब मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को मुखातिब करके कहते हैं वो, गिला मुझे ये है कि खुदावंद मकतब से कि शाही बच्चों को ये दर्स दे रहे हैं खाकबाज़ी का, कि जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है उड़ने के लिए, कि उनको खाकबाज़ी का दर्स दे रहे हैं, मतलब उनको ग्राउंड पे रखे हुए हैं। और यही बात मौलाना रूमी ने भी कही है कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें विंग्स के साथ पैदा किया है, तो तुम क्रॉल क्यों कर रहे हो? तो ज़मीन पे घसीट-घसीट के क्यों चल रहे हो? जब अल्लाह ताला ने तुम्हें विंग्स के साथ पैदा किया है, तुम्हारा काम उड़ना है, ऊँची उड़ान तुम्हारा काम है, तुम क्यों क्रॉल कर रहे हो? तुम क्यों घसीट के चल रहे हो? तुम्हारा काम तो उड़ना है। और यही इकबाल का भी शिकवा है खुदावंद मकतब से कि वो शाही बच्चों को दर्स दे रहे हैं खाकबाज़ी का। खाकबाज़ी नहीं करनी है आपने, आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उड़ना है आपने। तो इसको समझिए, और जब आप उम्मुल किताब कुरान मजीद की रोशनी में इसको पढ़ेंगे, यकीन कीजिए आप पे वो चीज़ें भी खुलेंगी जो आम आदमी नहीं देख सकता। और वही स्पिरिचुअल इनसाइट चाहिए आपको आजकल के दौर में, जिसको हम आखिरुज़्ज़मा कहते हैं। आखिरी वक़्त में आपको जो सबसे मेन चीज़ चाहिए आपको, वो आपको कोई लंबी-चौड़ी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंसेस और ये चीज़ें नहीं बचा पाएँगी आपको। आपको जो चीज़ चाहिए अल्लाह ताला की तरफ से, वो है स्पिरिचुअल इनसाइट। वो एब्सोल्यूटली फ्री है। अल्लाह ताला ने लेवल प्लेइंग फील्ड रखी है। अगर नहीं रखता तो गरीब आदमी तो नहीं ले सकता। तो अल्लाह ताला ने वो लेवल प्लेइंग फील्ड रखी है, वो फ्री है। जो लेना चाहे ले ले। ये रखी किताब उम्मुल किताब। जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, गौता लगाइए उसमें अंदर, और आपको फिर वो चीज़ें मिलेंगी कि आप किसी के सामने ना झुकने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी के सामने बिकने की ज़रूरत पड़ेगी। और यही चीज़ गालिब है हमारी हर चीज़ पे, डे टू डे लाइफ में। तो इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए। आज का जो होमवर्क है अब आपको सितारों से आगे जहाँ और भी है, हमने ये भी बताया आपको, और जिब्रील और इब्लीस की जो नज़म है वो आप ज़रूर पढ़िए। बाले जिब्रील से आपका आज होमवर्क है, और इस विज़डम पोएट्री के ज़रिए जो है वो पहुँचने की कोशिश करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें जो असल असासा है इन सब चीज़ों का, वो है कुरान मजीद। तो ये ज़रूर पढ़िए, और इसी नोट पर जो है वो अहमद, मेरी तरफ से जो है वो अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया सलमान भाई कि आपने इन डिटेल कलाम इकबाल के ऊपर और बाले जिब्रील के ऊपर जो है वो अपना एक रिव्यू दिया, और हम सबको जो है वो कलाम इकबाल को पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस तरह सलमान भाई ने कहा कि हमें कुरान पाक सबसे ज़्यादा सुप्रीम रखना है, उसी से हमें सारी हिदायत लेनी है, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पढ़ेंगे कलाम इकबाल तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और मज़ा आएगा। और मैं जिस तरह से आप पढ़ते जा रहे थे अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा टाइम जो है वो कम पड़ जाए इस तमाम तो चीज़ों के लिए, और इसके ऊपर तो मुख्तलिफ जितने भी प्रोग्राम हम करें वो कम है। तो तमाम तर व्यूवर्स से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल पढ़ें और पढ़ के इस्तिफ़ादा हासिल करें। आज का आपको कैसी लगी आज ज़रूर बताइएगा हमें, फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। facebook.com/तुरफ़ा तमाशा ये ऑफिशियल पेज है, टिकर पे चल भी रहा है। ट्विटर की जो आईडी है सलमान भाई की, वो आप उस पे फॉलो कर सकते हैं उन्हें, सलमान_सैयद। मुझे फॉलो करने के लिए ट्विटर पे आप ट्विटर हैंडल है अहमद जरील के नाम से, HMERJLIL, और फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक्स के साथ आप तमाम लोगों से मुलाकात होगी। दिस इज़ अहमद जरील along with Sayyid Salman Shah signing off from Turfa Tamasha. Happy Surprise Day and Pakistan Zindabad. इस पुरफतन दौर में जीज़ की जुस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फर्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा।